नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये हमारी सेकंड क्लास है इंडियन पॉलिटी की। आप लोग जानते हैं कि पॉलिटी की एक सीरीज हम लोग चला रहे हैं जिसमें यूपीएससी एंड पीसीएस की कंप्लीट पॉलिटी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल 12 आर्टिकल 13 के बारे में जाना था। आज हम आगे के फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट अलग कंसेप्ट्स को भी जानेंगे। ये जो दो टर्म आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख रही है, एक है सेपरेशन ऑफ पावर, दूसरा है डिवीजन ऑफ पावर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड कई बार बच्चे इन दोनों को एक ही चीज मान लेते हैं, बट ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। चलिए समझते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे स्टेट के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाने का, एग्जीक्यूटिव का काम है कि इनके बनाए गए कानून को लागू करने का, इंप्लीमेंट करने का। जुडिशरी का काम है ये चेक करते हैं कि संविधान के हिसाब से चीजें चल रही हैं कि नहीं चल रही, मतलब जो कानून बनाया है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं। तो ये इंटरप्रिटेशन का काम करते हैं। तो सेपरेशन का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पे कि लेजिस्लेचर अपना काम करेगी, ये सिर्फ कानून बनाएगी। एग्जीक्यूटिव का काम है कि सिर्फ कानून को लागू करेंगे और ये इंटरप्रिटेशन का काम करेंगे। ठीक है, ये है सेपरेशन ऑफ पावर। ये बिल्कुल अलग कंसेप्ट है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है डिवीजन ऑफ पावर। देखिए ये चीज बिल्कुल अलग है और ये चीज बिल्कुल अलग है। फॉर एग्जांपल डिवीजन ऑफ पावर का मतलब है दोस्तों पावर को बांट रखा है। यहां पर क्या है, कंपोनेंट ही पूरा अलग है। लेजिस्लेचर अलग, डिपार्टमेंट ये अलग ही अलग। अब डिवीजन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ 3 तरह के 3 लेवल्स पे गवर्नमेंट है। यूनियन पे भी है, देन स्टेट लेवल पे भी है एंड देन हमारे पंचायत वगैरह जिसे कहते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो इसे हम लोग डिवीजन ऑफ पावर में मानते हैं कि केंद्र सरकार यानी जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब है उनकी टीम की पावर अलग है। जो हमारे स्टेट लेवल पे मुख्यमंत्री होते हैं, जो राज्य सरकार होती है उनकी पावर अलग है, और जो पंचायत वगैरह है उनकी पावर अलग है। यानी डिवीजन कर रखा है किसके पास क्या क्या पावर है। तो इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर। और सेपरेशन ऑफ पावर में क्या है कि कंपोनेंट ही बिल्कुल अलग अलग है। यहां पे आप देखेंगे तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको हॉरिजॉन्टल डिवीजन और इसको वर्टिकल डिवीजन की है। ये ऑलमोस्ट सेम ही चीज, बट ये केंद्र लेवल पे है, ये स्टेट लेवल पे है और ये लोकल लेवल पे है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब दोस्तों फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल क्यों कहा जाता है, चलिए समझते हैं। फंडामेंटल राइट हमारे मौलिक अधिकार होते हैं एंड इसे फंडामेंटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये गारंटी लेता है, मतलब ये गारंटेड राइट्स हैं। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड एंड हमारा फंडामेंटल ये गारंटेड राइट्स हम लोगों को दे रहा है, इसलिए इसे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। देखिए फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको कैटेगरी स्क्रीन पे दिखा रखी है। राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ऐसे कई सारे हैं। इसमें एक वैरायटी और थी दोस्तों, अभी बताता हूं, स्टार्टिंग से समझेंगे हम। लास्ट क्लास में मैंने आपको आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के बारे में बताया। इसमें कोई राइट्स नहीं थे, इसमें स्टेट की डेफिनेशन थी और इसमें जुडिशियल रिव्यू के बारे में था। बट आज से हमारे एक्चुअल अधिकार शुरू होंगे, एक्चुअल राइट्स शुरू होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, आर्टिकल 14 से शुरू करेंगे, जो कि कौन सी कैटेगरी में आता है, राइट टू इक्वालिटी की कैटेगरी में आता है। फिर इसके बाद राइट टू फ्रीडम की कैटेगरी में आते हैं आर्टिकल 19, 20, 21, 21A एंड 22। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में 23 एंड 24 आते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में हमारे 25 से 28 तक आते हैं। देन हमारे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, ये 29 एंड 30 हैं। एंड जो हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो आर्टिकल 32 में आता है। ये 6 कैटेगरीज आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। एक कैटेगरी और हुआ करती थी बट उसको हटा दिया गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसे हम कहते हैं आर्टिकल 31 और इसे कहते थे राइट टू प्रॉपर्टी। RTP का मतलब हो गया राइट टू प्रॉपर्टी। तो दोस्तों पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था, बट इसको हटा दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। 1978 में मोरारजी देसाई साहब की सरकार ने इस वाले प्रोविजन को हटा दिया और इसको लीगल राइट बना दिया। अभी हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आर्टिकल 300A मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आर्टिकल 300A अगर आप हमारे संविधान का आप चेक करेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा क्या, राइट टू प्रॉपर्टी। तो अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, और हमारा ये मैंने आपको बता दिया 12 से 35 हमारे मौलिक अधिकार हैं। पार्ट 3 में हमारे संविधान के दे रखे हैं। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर हमने ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है। अब दोस्तों देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
बहुत सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको पता है 14 से स्टार्ट होते हैं और 32 तक जाते हैं, तो है तो 12 से 35, बट एक्चुअल राइट्स ये हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को मिलेंगे, यानी ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। कोई फॉरेनर आके क्लेम करेगा तो उसको राइट्स नहीं मिलेंगे। ऐसे कौन कौन से राइट्स हैं जो सिर्फ भारतीय को मिलते हैं, मतलब भारतीय सिटीजन्स को मिलते हैं? हमारा आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16, 19, 29, 30, ये आर्टिकल्स ऐसे हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को दिए जाते हैं। इसके अलावा जो भी हैं वो बाकी लोगों को भी मिल सकते हैं, चाहे वो कोई एनआरआई क्यों ना हो। देखिए, इमरजेंसी जब हमारे देश में लगाई जाती है, नेशनल इमरजेंसी हो गई या बाकी भी जो भी इमरजेंसी आपको पता है, आपने सुनी होगी, तो नेशनल इमरजेंसी जब दोस्तों लगाते हैं ना, तो हमारे मौलिक अधिकार को सस्पेंड कर दिया जाता है। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इसको सस्पेंड कर देते हैं, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, इसको ये लोग सस्पेंड नहीं कर सकते इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पे भी, आपातकालीन स्थिति आ भी जाए, उसके बाद भी आर्टिकल 20 और 21 को नहीं हटाया जाता। ये हमारा इनएलिएनेबल राइट्स है, इसको कहते हैं। तो ये चीज़ हम इमरजेंसी के टॉपिक में बाद में डिटेल में कवर करेंगे, बट मौलिक अधिकार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे को आपको बताने, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि ये जो है, जो ये फंडामेंटल राइट्स है, ये हमारे जस्टिशिएबल राइट्स हैं। अब जस्टिशिएबल वर्ड का मतलब क्या हो यहाँ पे, कि ये एनफोर्सेबल है थ्रू द कोर्ट्स, यानी कि जब भी आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। एंड कोर्ट्स हमारा एक तरह से क्या है, प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट्स का। कोर्ट्स हमारे मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है। तो जो भी राइट्स जिनको आप कोर्ट के थ्रू एनफोर्स करा सकते हो उसे कहते हैं जस्टिशिएबल राइट्स। आर्टिकल 32 में हमारे पास ये पावर है, ये अधिकार है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है। और अगर आपको हाई कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 226 आपको ये पावर देता है कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होते ही आप हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हो। एंड दोस्तों, ये हमारे एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, इस पे कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है हमारी सरकार के द्वारा, हमारी स्टेट के द्वारा। देखिए, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक अधिकार मिला है, बट उसका आप दुरुपयोग तो नहीं कर सकते, किसी को गाली गलौज तो नहीं दे सकते, किसी को उल्टा फुल्टा तो नहीं बोल सकते। इस वजह से इस पे कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। अगर किसी को आप अंधाधुन पावर दे दोगे तो उसका हमेशा मिसयूज ही करेगा। इस वजह से रेस्ट्रिक्शंस भी जरूरी हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या मौलिक अधिकार को अमेंड किया जा सकता है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, हमारे अधिकार हमसे छीन सकते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों यस। बट सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस 1973 में यह कहा कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड तो कर सकते हो, पार्लियामेंट के पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 368 कि वो हमारे मौलिक अधिकार को अमेंड कर सकते हैं, बट एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको आपको नहीं टच करना। मतलब कुछ हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है और ये डिफाइंड नहीं है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट अपनी टाइम टू टाइम जजमेंट्स में बताता रहता है कि कौन सा पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है, कौन सा नहीं माना जाता। तो अभी हम इसके बाद आर्टिकल 14 करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 को इस कैटेगरी में रखा हुआ है, यानी कि पार्लियामेंट हमारे आर्टिकल 14 को टच नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया है। बाकी किसी भी उसको कर सकता है जिसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड जब हम जजमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा। अब चलिए हम डिटेल में समझते हैं आर्टिकल 14 क्या होता है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड मैं आपको बहुत ही डिटेल में कराऊंगा, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि आप कहीं बुक से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी उतनी। इसमें जो इसकी एग्जैक्ट लाइन है वो है, द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड हाईलाइट कर रखा है, पर्सन। ये मैंने क्यों किया है आप जानते हैं? क्योंकि अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया कि कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को दिए जाते हैं, 15, 16, 19, 29, 30, और ये है हमारा आर्टिकल 14। ये इस कैटेगरी में तो है नहीं, यानी इसीलिए यहाँ पे पर्सन लिखा है। अगर इनमें से कोई आर्टिकल होता तो यहाँ पे सिटीजन लिखा होता, क्योंकि वो सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है। ये आर्टिकल आपको मतलब ये वाला जो आर्टिकल है ये सबके लिए, ऐसा नहीं सिर्फ नागरिक के लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब चलिए समझते हैं कि आर्टिकल 14 में क्या दे रखा है। इसमें एक जो लाइन है वो ये है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और दूसरा टर्म है यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो चलिए इसको समझते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और कि ये अधिकार आपको कहाँ पे मिलेगा?
ओनली विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत की जमीन पर अगर आप खड़े हैं तभी आपके पास ये अधिकार है, जैसे ही आप भारत से बाहर जाएंगे तो ये अधिकार आपको नहीं मिलेगा। अभी मैंने आपको दो टर्म बताई, एक है हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ, दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मैंने शॉर्ट में लिखा है EBL, इक्वल लाइक इक्वालिटी बिफोर लॉ, और EPL दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो दोस्तों जो हमारा ये पहला कंसेप्ट है ये हमारा नेगेटिव कंसेप्ट है। अभी मैं आपको समझाता हूं नेगेटिव क्यों कहते हैं। और ये वाला जो कंसेप्ट है इसको हमने बोरो किया है ब्रिटिश से, यानी यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। और जो दूसरा है ये हमारा पॉजिटिव कंसेप्ट है और ये हमने बोरो किया है USA से, अमेरिका से। तो चलिए समझते हैं कि इसको नेगेटिव क्यों कहते हैं, इसको पॉजिटिव क्यों कहते हैं। देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ, आपको लाइन से ही समझ आ रहा है कि कानून की नजर में सब लोग एक समान है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं है। यानी जो पहला कंसेप्ट है ये कह रहा है नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, हर एक व्यक्ति कानून की नजर में बिल्कुल सेम है। आपने देखा होगा वो स्टैचू जो होता है कोर्ट्स वगैरह में, आंखों पे पट्टी बंधी होती है, उसका मतलब क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। उसकी आंख पे पट्टी बंधी है, उसको नहीं पता आप अमीर हैं, गरीब हैं, मोटे हैं, पतले हैं, कहाँ के हैं, किस धर्म के हैं, कुछ नहीं पता, उसकी नजर में आप लोग बिल्कुल सेम हैं। इसमें लिखा है नो डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब यहां आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। दूसरा कंसेप्ट है दोस्तों जिसमें दे रखा है कि आपको रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन करना है, इसमें आपको रोका जा रहा है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, इसलिए ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि नो से स्टार्ट हो रहा है। इसमें ये आपको बोल रहा है कि कृपया करके कुछ डिस्क्रिमिनेशन करिए। अब क्यों करिए चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए हमें डिस्क्रिमिनेशन इसलिए करना है ताकि जो कानून है उसका इक्वली इफेक्ट हो हर एक व्यक्ति पे। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने सलमान खान का केस सुना हुआ है कि लाइक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, असलियत तो हमें भी नहीं पता क्या हुआ है कि क्या नहीं हुआ है, बट आपने सलमान खान साहब के काफ़ी सारे मीम्स भी देखे होंगे कि जब भी गाड़ी चलाने की बात आती है तो सलमान सर से सब डरते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मान लीजिए सलमान खान ने किसी को किसी 5 बंदों को उड़ा दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, 5 लोगों को इन्होंने उड़ा दिया और उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। तो इनको जज साहब बुलाते हैं कि सलमान जी आपने तो 5 लोगों को उड़ा दिया, आपके साथ क्या किया जाए। तो डिसाइड किया जाता है कि फाइनेंशियल कंपनसेशन दे देते हैं, यानी पैसे दे के बात खत्म करते हैं, इनके परिवार वालों को जो भी 20-50 लाख देने वो दे देते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है 5 लोगों के हिसाब से आपको एक बंदे को 5 देने हैं, 5 लाख देने हैं, तो आप बाकी 5 को टोटल मिला के 25 लाख दे दीजिए, ठीक है, ये इनको बोला गया। अब देखिए सलमान खान के लिए 25 लाख तो कुछ भी नहीं है, आप लोग जानते हैं 25 लाख मतलब उनके लिए 1 रुपये भी नहीं है, ऐसे समझ लीजिए। तो इनको बोला गया कि 5 लोगों को देना है, एक बंदे को 5 लाख देना है, तो टोटल 25 लाख दे दीजिए। तो इन्होंने बोला ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों यही सिचुएशन किसी गरीब आदमी के साथ होती है। मान लीजिए कोई ऑटो ड्राइवर है, कोई ओला वाला है, उबर वाला है, वो अगर किसी को मार देता है गाड़ी चलाते हुए, 5 लोगों को उसने भी मारा, तो उसने भी 5 लोगों को मारा, उसको भी सेम सजा दी गई कि भैया कृपया करके 5 लोगों के हिसाब से आप भी 25 लाख जमा करा दीजिए। तो अब देखिए आप एक बात बताइए, एक ऑटो वाला जब 25 लाख देगा तो क्या पता उसको घर भी बेचना पड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि उसके पास रखे हैं घर में, और सलमान खान को 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 14, इसमें जो ये लाइन दे रखी है ना, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन, ये इसलिए करने को कह रहे हैं ताकि हर एक कानून का इक्वली इफेक्ट हो, इक्वल इफेक्ट ऑफ लॉ। सलमान खान पे अगर 25 लाख दे रहे हैं तो उस बंदे को 25 लाख मत करिए, क्योंकि उसको ज्यादा दर्द हो रहा है इस चीज से, वो 25 अफोर्ड भी नहीं कर सकता। और सलमान, या तो अगर आप ऐसे करिए, या तो सलमान खान को 25 करोड़ कर दीजिए, उसका 25,000 कर दीजिए, 25,000 कर दीजिए, तब जाके क्या पता ये हो भी कि दोनों को इक्वली दर्द हो। बट अगर आप दोनों को इक्वली ट्रीट करेंगे तो ये चीज यहाँ पे गलत हो जाएगी, क्योंकि एक बहुत ही अमीर है, एक बहुत ही गरीब है। तो दोस्तों ये आर्टिकल यही कहता है, पहला वाला कंसेप्ट कहता है कि कानून की नजर में सब सेम है, बट इसमें जो दूसरा कंसेप्ट है ये कहता है कि आपको रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन करना है ताकि
कोई भेदभाव ना हो सके एंड जो कानून हम लोगों ने बनाया है उसका जो भी सजा हम दे रहे हैं उसका दर्द सबको बराबर हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल सलमान खान शाहरुख खान को कोई सजा देनी है तो आप दे सकते हैं, फाइनेंशियल अगर कंपनसेशन करना है तो दोनों की औकात ऑलमोस्ट सेम है, करोड़ों का आप उन पर फाइन लगा सकते हैं। बट अगर कोई ड्राइवर की बात आती है तो उनको आप इनके जैसे ट्रीट नहीं कर सकते। यहाँ पे लाइन भी लिखी है लाइक मस्ट बी ट्रीटेड एज लाइक। अगर सलमान खान शाहरुख खान दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं तो उनको आप एक जैसे ट्रीट करिए। बट अगर दोनों लोग अलग अलग लेवल के हैं, एक बहुत अमीर है एक बहुत गरीब है, तो उनको ऐसे ट्रीट मत करिए। तो दोस्तों इंग्लैंड में यानी यूके में ये वाला कंसेप्ट यूज करते हैं, अमेरिका में ये वाला कंसेप्ट यूज करते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। बट जो हमारा भारत देश है इसमें दोनों को यूज किया जाता है एंड ये हमारी जुडिशरी के ऊपर है, जजेस के विजडम के ऊपर है कि कौन सा यूज करना है ऑन अ केस टू केस बेसिस। जज साहब को लगेगा कि ये वाला कंसेप्ट यूज करना है तो वो इसको करेंगे, उनको लगता है कि इसकी जरूरत है तो वो इसको करेंगे। और ये सब क्यों किया जा रहा है? आर्टिकल 14 कौन सी कैटेगरी में है? राइट टू इक्वालिटी। तो सबके साथ दोस्तों मतलब कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, ये इक्वालिटी का राइट है, सबका अधिकार है। अब एक वर्ड आपने सुना होगा कहीं बुक्स वगैरह में, क्लास लेजिस्लेशन। मान लीजिए कोई एक कम्युनिटी है, ठीक है, एक ए कम्युनिटी है दूसरी बी कम्युनिटी है, कोई भी चीज़ है आप दोनों को अलग अलग ट्रीट नहीं कर सकते कि भैया इस कम्युनिटी के लोग हैं इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा, इस कम्युनिटी के हैं तो इनके साथ ऐसा किया जाएगा। तो ये चीज़ दोस्तों कहलाती है क्लास लेजिस्लेशन, यानी बेस्ड ऑन द स्टेटस एंड पोजिशन। बेस्ड ऑन स्टेटस एंड पोजीशन आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो ये जो कंसेप्ट है ये आर्टिकल 14 हमें कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। और आपको पता है, आप इसका एग्जांपल जानते हैं कि हमारे देश में ऐसा पहले क्या होता था, ट्रिपल तलाक आप लोगों ने सुना होगा एंड इसलिए ट्रिपल तलाक को हटा दिया गया क्योंकि वो एक तरह से इसका ही एग्जाम्पल था। और आर्टिकल 14 हमें रोकता है कि ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों आर्टिकल 14 में एक चीज और है जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ। हम लोग ये भी फॉलो करते हैं। अब इसको हम जंगल राज से समझेंगे। जंगल राज का मतलब क्या हुआ कि एक तरह से अगर हम रूल ऑफ लॉ हटा दें, आर्टिकल 14 हटा दें कि इक्वालिटी है ही नहीं, तो जो स्ट्रांग है वो वीक को हमेशा दबा के रखेगा, उसके साथ मारपीट करेगा। जैसे मान लीजिए खली साहब हैं, खली साहब तो अगर उनको फ्रीडम दे दी जाए, कोई सारे कानून हटा दिए जाए, तो जहां जाएंगे किसी को भी मार पीट के उसका सामान छीन सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? जंगल राज। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया उनके साइज के हिसाब से। तो रूल ऑफ लॉ हम लोग फॉलो करते हैं। अब इसमें देखिए 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, दूसरा ये वाला है एंड तीसरा ये वाला है। एक एक करके तीनों को समझेंगे और इसको आपको एग्जाम में जरूर लिखना है। और ये कंसेप्ट दोस्तों दिया था एवी डाइसी साहब ने, मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, एक बार आप भी चेक कर लेना क्योंकि इनका अंग्रेज साहब है ना तो इनका नाम भी याद नहीं रहता। तो रूल ऑफ लॉ, इसमें पहला है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। इसको हम ये भी कह सकते हैं लेक्स रेक्स। लेक्स रेक्स का मतलब होता है लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स, यानी कि कानून से बड़ा कुछ भी नहीं है। हमारा जो संविधान है वही सबसे ऊपर है। तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब यही हो गया कि आप चाहे देश के आम नागरिक हैं या चाहे देश के प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं, डजंट मैटर एट ऑल, इससे कोई भी मतलब नहीं है। आपको संविधान के हिसाब से रहना है। यू हैव टू आंसर। अगर आप कुछ गलती करेंगे तो आपको संविधान के हिसाब से सजा भी दी जाएगी। तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ कि कानून सबसे ऊपर है। हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ऊपर है। जो हमारे प्रधानमंत्री साहब है ये भी आंसरेबल रहेंगे किसके प्रति? हमारे संविधान के प्रति। जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो किसके प्रति आंसरेबल है? हमारे संविधान के प्रति। यानी कि आपने देखा भी होगा कि राष्ट्रपति साहब को तो हटाने के लिए भी यही लाइन है उसमें कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ भी करते हैं तो उनको हटाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। ये है हमारा सुप्रीमेसी। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, एवरीवन शैल बी इक्वल इन द एज ऑफ लॉ। अभी हमने पढ़ा इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो ये वही कंसेप्ट है कि कानून की नजर में सब लोग बराबर हैं। इसको हम एक तरीके से और देखते हैं, नो वन शैल बी पनिश्ड अनलेस प्रोवाइडेड बाय लॉ। अब देखिए दोस्तों, लाइन से तो आप थोड़ा बहुत मतलब समझ गए होंगे। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अभी आप लोगों ने सुना लाइक एक बहुत दर्दनाक घटना हमारे देश में हुई थी। कोलकाता के अंदर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक रेप केस हुआ था एक डॉक्टर के साथ, और दिल्ली में भी निर्भया केस आपने ये सुने हैं। आए दिन इतने सारे रेप केसेस होते हैं। तो ट्विटर पे या फेसबुक पे, इंस्टा पे बहुत जगह ये हैशटैग्स चलाए जाते हैं
कि कृपया करके इनको फांसी वगैरह ना दो, इनको जनता के जनता के हवाले कर दो, बीच रोड पे खड़ा कर दो, नंगा कर दो, पत्थर मार दो, जला दो, ऐसे ऐसे लोग कमेंट्स करते रहते हैं, ठीक है। बट हमारा जो रूल ऑफ लॉ कहता है नो वन शेल बी पनिश्ड अनलेस प्रोवाइडेड बाय लॉ। जो आप लोग ये टैग करते हैं, ट्विटर पे लिखते हैं, वो सब दोस्तों हमारे कानून में नहीं है प्रोविजन। और अगर वो कानून में नहीं है तो आप किसी के साथ भी वैसा नहीं कर सकते, चाहे उसने कुछ भी किया हो। कानून में क्या है कि किसी ने मान लो बहुत बड़ी गलती की, जैसे ये है, ये बहुत बड़ी गलती है, तो आप फांसी दे सकते हैं, बट ऐसे बीच रोड पे खड़ा करके उसको नहीं मार सकते, उसको नहीं जला सकते। ये चीज हमारे कानून में नहीं है। तो सेकंड प्रोविजन यही है कि कानून के हिसाब से ही आपको सजा देनी है। अगर कानून में वो चीज नहीं है तो आप किसी को भी ऐसे पनिश नहीं कर सकते। ये है हमारा सेकंड कंपोनेंट किसका, रूल ऑफ लॉ का। थर्ड कंपोनेंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। ठीक है, चलिए इसको ऐसे समझते हैं। एक बार एक सेकंड को मैं यहां पे समझा देता हूं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि स्टेट के 3 कंपोनेंट हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है जुडिशरी। और आपने देखा होगा वकील लोग जो होते हैं, लॉयर्स वगैरह, ये क्या बोलते हैं जब भी कोर्ट में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माय लॉर्ड। तो आपको क्या लगता है कि ये जज को बोल रहे हैं माय लॉर्ड, ये किसको बोल रहे हैं? दोस्तों जो ये शब्द है ना, ये एक्चुअली वो लोग जज को नहीं बोल रहे हैं, वो लोग किसको बोल रहे हैं, उस चेयर को बोल रहे हैं जिसपे वो जज साहब बैठे हैं। यानी जो असली रिस्पेक्ट है वो किसकी है, इस चेयर की रिस्पेक्ट है। जज तो अभी रिटायर हो जाएंगे, फिर नए जज आएंगे, बट जो रिस्पेक्ट बनी हुई है कॉन्टिन्यूसली वो किसकी है, उस कुर्सी की इज्जत हो रही है दोस्तों। तो मान लीजिए किसी जज ने कोई फैसला सुनाया कि इस अपराधी ने ये किया है, इसको तुरंत ले जाके जेल में डाल दो। अब ये किसकी जिम्मेदारी है कि उसको जेल में डालना है? ये जो हमारे जज साहब हैं ये रिप्रेजेंटेटिव हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंटेटिव है हमारे स्टेट के। आप ये देख रहे हैं ये स्टेट कंपोनेंट के पार्ट हैं जो जुडिशरी है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारे एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है, हमारे लेजिस्लेचर की जिम्मेदारी है कि कृपया करके जैसे ही कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी की भी जजमेंट आती है तो उसको फॉलो किया जाए। अगर इन्होंने बोला इसको सजा दी जाए तो दी जाए, क्योंकि अगर इसको सजा नहीं दी जाएगी तो कानून का डर खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए जज साहब किसी को बोल रहे हैं फांसी दे दो, इसको जेल में डाल दो, और ये जो यहाँ की एग्जीक्यूटिव है, पुलिस है, ये काम ही नहीं कर रहे हैं, ना फांसी दे रहे हैं ना जेल में डाल रहे हैं, तो फिर डर तो खत्म हो जाएगा अपराधियों का। इस वजह से अगर आपको जंगल राज नहीं चाहिए तो आपको रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, आपको जज के दिए गए ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, और आर्टिकल 141 से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। जब मैं सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको समझाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देता है वो ओवरऑल पूरी टेरिटरी में माना जाता है इंडिया की। दोस्तों अब इसके कुछ एक्सेप्शंस है। आर्टिकल 14 मैंने बताया कि इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी है, हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार, बट इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक एक करके चलिए समझते हैं। आर्टिकल 361 इसका सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आप कह सकते हैं एक्सेप्शन है, क्योंकि ये आर्टिकल कहता है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति साहब हैं, हमारे देश के जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब हैं, और जो राज्य के अंदर गवर्नर होते हैं, अगर ये लोग कोई भी काम करते हैं अपने ऑफिशियल ड्यूटी का, तो आप इनसे कोई भी सवाल जवाब नहीं कर सकते। ये किसी भी कोर्ट में जाके आंसर नहीं करेंगे, इनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती जब तक ये अपने ऑफिस में हैं। और देख लीजिए, अभी मैंने बताया कि सजा सबको दी जाती है, बट अगर ये अपने ऑफिस में तो इनको आप सजा नहीं दे सकते। ये क्या है? आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन है, क्योंकि इनको सजा नहीं दी जा सकती, इन पे कोई भी केस नहीं किया जा सकता अगर ये अपने इस पे काम कर रहे हैं, ऑफिशियल ड्यूटी का काम कर रहे हैं। दूसरा होता है दोस्तों डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी। आर्टिकल 14 मैंने आपको बताया, हाईलाइट भी किया था कि पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में चलता है, ठीक है। तो आपने एक जगह सुनी होगी दिल्ली में, चाणक्यपुरी। तो दिल्ली का जो एरिया है चाणक्यपुरी, वहां पे बहुत सारी एम्बेसी हैं, बाकी देश के जो एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स हैं ना, वो सारे यहीं पर आके अपने एम्बेसीज में काम करते हैं। और दोस्तों अगर ये लोग कुछ भी उल्टा फुल्टा करते हैं, मान लीजिए किसी फॉरेन के किसी एम्बेसडर ने, किसी हाई कमिश्नर ने कुछ मर्डर कर दिया, किसी का रेप कर दिया, तब भी आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो कि उस बंदे को उसकी कंट्री
वापस भेज सकते हो। फिर जो उसकी कंट्री है वो उसके खिलाफ अपने कानून के हिसाब से सजा सुनाएंगे। मान लीजिए यूएसए का बंदा है, यूएसए का कोई हमारे यहाँ पर है डिप्लोमेट, ये डिप्लोमेटिक के वाला जो सीन है, और अगर इसने कोई मर्डर किया तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या आप कर सकते हो कि भैया तुम अपना यूएसए वापस जाओ, तुम्हारी जो सरकार है तुम्हें अपने हिसाब से कानून के हिसाब से सजा सुनाएगी। तो इसे कहते हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। ऐसे ही आपको पता है इंडियन फॉरेन सर्विस, जो हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं, ये लोग बाहर जो पोस्टेड होते हैं, अगर ये वहाँ पे कुछ करते हैं, कुछ भी हरकत करते हैं, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है इनको सजा नहीं देती। ये लोग वो लोग इंडिया भेज देते हैं एंड फिर इन लोगों को सजा हमारी भारत सरकार देती है, हमारी यहाँ के कानून के हिसाब से दी जाती है। तो ये था हमारा पहला 361 प्रेसिडेंट और गवर्नर वाला, और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यानी कि जो डिप्लोमेट्स है उनके खिलाफ भी आप कुछ कार्यवाही नहीं कर सकते। देन दोस्तों आर्टिकल 105, आर्टिकल 194, ये है हमारा एमपी लोगों का, ये है हमारा एमएलए लोगों का। इसे कहते हैं प्रिविलेज। आपको पता है कि इनके पास कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस रहते हैं, यानी कि ये लोग जो भी प्रोसीडिंग्स वहाँ पे होती हैं पार्लियामेंट के अंदर, उसमें जो भी करते हैं, वोट देते हैं, तो उस चीज़ को भी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। 105 में सांसद लोगों के लिए है, 194 में एमएलए के लिए है। अब जो लास्ट एक्सेप्शन इसका है वो है हमारा आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C कहता है कि हमारी जो सरकार है, चलिए इससे पहले आपको एक बात और बता देता हूँ। हमारे संविधान में पार्ट 4 के अंदर एक चीज़ दे रखी है जिसे कहते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हमारे लिए कुछ कानून बनाने होते हैं ना, तो हमारे संविधान ने हमारी गवर्नमेंट को, हमारे पार्लियामेंट को ये इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि जो भी आप कानून बनाओ वो DPSP के हिसाब से बनाओ। ठीक है, DPSP क्योंकि हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे संविधान जिन्होंने हमारा संविधान बनाया उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सरकार को कि जब भी कानून बनाओ कृपया करके DPSP को पढ़ लो, उसके बाद बनाओ। तो दोस्तों आर्टिकल 31C यही कहता है कि जब भी सरकार, जब भी पार्लियामेंट आर्टिकल 39B और 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई कानून बनाएगी तो आप उस चीज को क्वेश्चन नहीं कर सकते कि वो आपके मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है या कुछ भी। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है, इसको भी हम बहुत डिटेल में जानेंगे बाद में। तो एक बार फिर से बता देता हूं, देखिए ये DPSP बताया मैंने, ये आर्टिकल 36 से शुरू होते हैं 51 तक जाते हैं, और ये जो आर्टिकल है ये कहां पर आ रहा है 39, तो ये किस कैटेगरी में आएगी DPSP की। तो ये आर्टिकल यही कहता है 31C कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C सब क्लॉज C को लागू करने के लिए, कानून बनाने के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बनाएंगे। आप उस चीज को क्वेश्चन नहीं कर सकते कि वो आपके इसका उल्लंघन कर रहा है मौलिक अधिकार का। तो दोस्तों ये था हमारा आर्टिकल 14। अब इसके आगे की जो भी कहानी है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बहुत डिटेल में हम लोग जा रहे हैं क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ ये सारे आंसर राइटिंग में लिखने होते हैं, चाहे आप PCS की तैयारी करें चाहे आप UPSC मेंस की तैयारी करें। तो इसलिए मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ कि मेरे को आपको कहीं और से ना पढ़ना पड़े, मैं इतनी डिटेल में इसमें जा रहा हूँ। एंड धीरे धीरे हम ये खत्म करेंगे, फिर DPSP पे आएंगे एंड बाकी जो हमारा पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड कोई भी आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। आप लोगों का कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन होता है, तो प्लीज़ कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।